हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज की इस छोटे से वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन गेट इलेक्ट्रिकल 2023 फ्रॉम ईएमएफटी साइड। पहला क्वेश्चन करंट कैरिंग शीट का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन अ रेस्ट इन अ परपेंडिकुलर ईएच फील्ड। आगे वो ट्रैवल करेगा, किस तरीके का ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्डियोइड का, जिसमें क्लोज लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करना था यूजिंग द ग्रीन्स थ्योरम। द लास्ट क्वेश्चन वाज द क्वेश्चन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आपको एक मैट्रिक्स को यूज करके एक वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना था। बहुत ज्यादा टाइम मैं किसी भी क्वेश्चन में ले लूंगा, फटाफट सॉल्व करते हैं। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एन इनफाइनाइट सरफेस ऑफ अ लीनियर करंट डेंसिटी k इज इक्वल्स टू 5 कैप एम्पियर पर मीटर एग्जिस्ट ऑन xy प्लेन एज सोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी h एट पॉइंट 1,1,1 ड्यू टू द सरफेस करंट एम्पियर पर मीटर इज। ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले आपके पास xy प्लेन था, यहाँ है x और यहाँ है y, xy प्लेन। तो अगर आप इसके ऊपर या नीचे कहीं भी h फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो इसके केवल xy के कंपोनेंट ही आएंगे। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ होगा कि कभी भी आपके एच फील्ड का कंपोनेंट बिकॉज ऑफ अ इनफाइनाइट यूनिफॉर्म करंट कैरिंग शीट यूज्ड टू बी द पैरेलल ऑफ द करंट कैरिंग शीट इटसेल्फ। इसका मतलब आंसर पक्का है, या तो केवल एक्स, या तो केवल वाई, या तो कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। और करंट भी किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सकता था, प्लस एक्स, माइनस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई, या द कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई। बट ये प्रॉब्लम एकदम स्ट्रेट था, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, because of a infinite uniform current carrying sheet is being defined as half times of k vector, that is been the surface current density cross of a n cap. What has been the a n cap? A n cap has been the unit normal extended from the current carrying sheet to the point of interest, to the point of interest. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो करंट कैरिंग शीट है वो एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है। वर्चुअली स्पीकिंग मैं ज्यादा अच्छे से बोल सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन पे रखा हुआ है, और आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसके ऊपर 1,1,1 पे है, 1,1,1 पे है। तो अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते भी हैं तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा प्लस ए जेड कैप। तो ये चीज तो इंश्योर हो गई सर कि ए एन कैप इस प्रॉब्लम में प्लस ए जेड कैप होगा। तो आपको डेटा ही फीड करना था, वी हैड टू फीड द डेटा एंड वी हैड टू गेट द आंसर, दैट्स इट। ये कुछ इस तरीके से। तो यहां से के वेक्टर होगा 5 कैप, 5 कैप क्रॉस ऑफ एजेड कैप, एजेड कैप। तो यहां से 5 को 2 से अब सब अपन डिवाइड करते हैं तो 2.5 होगा। एक्स क्रॉप एजेड कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वाई कैप, माइनस मैंने बाहर लिया। आंसर इज सिंपली गोइंग टू बी माइनस 2.5 एम्पियर पर मीटर्स, एम्पर पर मीटर्स। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए वाई कैप और माइनस साइन दोनों के दोनों नॉक ऑफ हो जाएंगे। एंड इफ विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एच वेक्टर, it is simply going to be 2.5 एम्पियर पर मीटर। ये एकदम सीधा सा क्वेश्चन था। आगे बात समझ में। देखो, ये प्रॉब्लम थोड़ा और अच्छा हो सकता था, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अपने आप को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करके चलना। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर एक्स वाई प्लेन है तो करंट केवल एक्स के डायरेक्शन में फ्लो हो, वो एक्स वाई दोनों का कंपोनेंट कैरी कर सकता है। ये भी हो सकता था कि के वेक्टर की वैल्यू जो हो वो हो एक्स कैप प्लस ऑफ 3 ए वाई कैप, यस। और उस समय अभी भी यूनिट नॉर्मल 1,1,1 पे जो होगा वो एजेड कैप होगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट उतना स्ट्रेट नहीं होगा। तो जब आप के वेक्टर को एन कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स की यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफरेंट। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन और अच्छे से पूछा जा सकता था, और इस प्रॉब्लम में जानबूझ के के वेक्टर का एक कंपोनेंट देके 2 कंपोनेंट दिया। पहले चीज। दूसरा, के वेक्टर के पास केवल 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे ही करंट फ्लो रहा है, तो या तो केवल प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये द कंपोनेंट ऑफ बोथ। लेकिन जो भी होगा, ये जो कंपोनेंट होगा ना, ये कंपोनेंट हमेशा और हमेशा पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन होगा, या तो केवल वाई, या तो केवल एक्स, या कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड वाई बोथ। वैसे मैग्नीट्यूड पूछ के इस प्रॉब्लम को आसान किया, अदरवाइज थोड़ा सा फंसाया जा सकता था। जब के वेक्टर के पास दोनों कंपोनेंट होते बोले तो 5 कैप प्लस ऑफ 5 ए वाई कैप, या फिर 5 कैप माइनस ऑफ 2 ए वाई कैप। इंस्ट्रूमेंटेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस के बाद एक अगला क्वेश्चन था, देखिए प्रॉब्लम में लिखा हुआ इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटेड इन एक्स एंड जेड डायरेक्शन। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, इस प्लेन से परपेंडिकुलर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है रिस्पेक्टिवली, एंड हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब आप अगर एक्स के डायरेक्शन पे ट्रैवल करेंगे, जेड के डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, बी और एच अपने मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन कुछ भी चेंज करने वाले हैं। वर्चुअली स्पीकिंग आई कैन से इट इज बीन अ प्रॉब्लम ऑफ अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म बीई फील्ड। परपेंडिकुलर इसलिए बोल रहा हूं, बी जो है वो एक्स के डायरेक्शन पे, ई जो है जेड के डायरेक्शन पे। यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा हूं कि आप आगे पीछे जब ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक है।
इसी सीक्वेंस में आगे देखें, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ध्यान देना, इससे पहले कई बार बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन की हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन का आप बोलोगे तो एक अलग वीडियो जरूर बना दूंगा, बट कमेंट बॉक्स में डालना। तो अब आप लोगों को 3-4 अलग अलग केसेस बता दूंगा कि अब आपका एक चार्ज सर्टेन वेलोसिटी v से इंटर करता है एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में, मेकिंग एन सर्टेन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री। तो 4-5 अलग अलग केसेस बनते हैं। आप अगर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली मैं पढ़ा दूंगा, आपके इंस्ट्रूमेंटेशन के काम आएगा। ठीक, तो यहां है पॉजिटिव चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, अगर चारों के चारों ऑप्शंस देखते हैं, एमएसक्यू है तो पॉसिबली इसके एक से ज्यादा आंसर्स होंगे। देखिए, सबसे पहले आपका चार्ज रेस्ट पे था। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इस पे फोर्स लगेगा। हाँ सर, कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो इसके लिए अपन सबसे पहले ये देख लें, किसी भी चार्ज पे टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कुड हैव बीन। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एफ ई वेक्टर की बात करूं तो ये होगा क्यू इंटू ई वेक्टर। इसको कोई लेना देना नहीं है कि चार्ज रेस्ट में है कि मोशन में है, एस्केलरेटेड मोशन में है, रिटार्डेड मोशन में है। भाई को केवल केवल मतलब ये है कि चार्ज का वर्थ क्या है और वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। आपको प्रॉब्लम में क्लियरली बोला गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो मैं ये बोलूं कि पूरे के पूरे मूवमेंट के दौरान अगर मूव होता है चार्ज अपनी जगह से तो एटलीस्ट एफ ई कंजर्व रहेगा। इट वोंट चेंज बिकॉज द क्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज एंड द ई इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करूं, एफ ऑफ एम इज बीन डिफाइंड एज अ क्यू इंटू वी क्रॉस पी। तो पहली बात तो एफ एम का एग्जिस्टेंस तभी आएगा जब चार्ज मूवमेंट में हो। चार्ज अगर मूवमेंट में नहीं होगा तो मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी चार्ज का जो होगा वो जीरो होगा और एफ एम जीरो हो जाएगा। तो ये कंजर्व होगा या नहीं होगा? ये कंजर्व तब होगा, ध्यान देंगे, जब वी वेक्टर ना तो अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो ना ही अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। और अगर एस्केलरेटेड या रिटार्डेड मोशन का केस बनता है तो डेफिनेटली एफ एम जो है वो कंजर्व नहीं होगा। एनीवेज दिस इज बीन माय एरिया ऑफ कंसर्न। बट ये चीज तो पक्का मान लो कि अगर वेलोसिटी जीरो है तो एफ एम की वैल्यू जीरो होगी एट एनी कॉस्ट। एफ एम की वैल्यू जीरो होगी। यस सर, अग्रीड एट दिस पॉइंट। तो इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो आप बोल सकते हैं रेस्ट में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एकदम जीरो लगने वाला है। इलेक्ट्रिक फोर्स हाँ सर लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? अगर क्यू पॉजिटिव है तो ई वेक्टर के डायरेक्शन में ही एफ ई वेक्टर लगेगा। तो इनिशियली आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। ठीक, कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। क्या ये यूनिफॉर्म मोशन से आगे मूव करने की कोशिश करेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे मूव करने की कोशिश करेगा? नो सर। मुझे पता है कि अगर आप जाते हैं मैकेनिक्स में तो F इजिकल्स टू m इंटू ए होता है। एफ ई केवल लगा है, तो यहां पर देखें मास ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बी अ फिक्स्ड वन। और अगर F फिक्स्ड रहा ना, F फिक्स्ड रहा तो आप देख सकते हैं एस्केलरेशन कांस्टेंट होगा। और एस्केलरेशन कांस्टेंट का मतलब समय के हिसाब से वेलोसिटी का बढ़ना होता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर समय के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ेगी, वो ठीक, लेकिन आपका चार्ज मूव होना चालू हुआ और मूव होना चालू हुआ तो एफ एम भी एग्जिस्ट करेगा। किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा? वी क्रॉस वी। वी क्रॉस वी का मतलब राइट हैंड थंब रूल लगाओ आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। वी के डायरेक्शन में आप अपना इंडेक्स फिंगर डालो, बी के डायरेक्शन में आप अपना मिडिल फिंगर डालो, तो आपको देखने को मिलेगा फोर्स इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। यस, फोर्स इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कई लोग ये भी करते हैं, आप वी जो है अपनी 4 उंगली डालो, पाम जो है वो बी के डायरेक्शन पे होगा तो फोर्स आपको इस डायरेक्शन पे देखने को मिलेगा, ये इस डायरेक्शन पे। ये तो जैसे ही मूव किया ना, ये अपनी जगह से टिल्ट होगा, अपनी जगह से टिल्ट होगा। अब यहां पर पहुंच गया, चलिए यहां पर पहुंच गया तो अब इसकी वेलोसिटी वेक्टर देखता हूं। तो ये है इसकी वेलोसिटी वेक्टर, ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर। एफ ई वेक्टर अभी भी ऊपर की तरफ है। दिस इज बीन एफ ई वेक्टर, एफ ई वेक्टर। पहले से वेलोसिटी इंक्रीज? हाँ सर बिल्कुल इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि एफ ई जो है वो इसको एस्केलरेट करने की कोशिश किया। जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होगी आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एम इज ऑल्सो गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड। बट व्हाट इज सपोज टू बी द डायरेक्शन? आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं, वी ये है आपका वी, बी जो है वो इस डायरेक्शन पे। तो अब देखेंगे कि इस पे जो एफ एम लग रहा है वो इस डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये कहानी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। देखो कुछ इस तरीके की। ये अब यहां अगर वेलोसिटी वेक्टर लेंगे तो इस डायरेक्शन पे होगा, ये इस डायरेक्शन पे होगा, कुछ इस तरीके से। ये एक पीक वैल्यू पे पहुंचेगा। देखें एक पीक वैल्यू पे पहुंचेगा। अभी तक तो ये लगातार एस्केलरेट कर रहा था, बोले तो लगातार अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, लगातार एफ ऑफ एम जो है एफ ऑफ ई को चैलेंज करता जा रहा था। और इसी के कारण देखो ना, ट्रेजेक्टरी पहले से वो एफ ऑफ एम की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो केवल एक फोर्स था, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए मूवमेंट भी उस डायरेक्शन पे था। लेकिन धीरे 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 क्या हो रहा है, एफ ऑफ एम जो है एफ ऑफ ई को ओवरटेक कर रहा है। और एक पॉइंट ये आएगा कि जहां पर एफ ऑफ एम जो है वो एफ ऑफ ई के साथ क्रिटिकल पॉइंट पे आ जाएगा।
और उसके बाद क्या होने वाला है, ये रिटार्ड करने वाला है। क्यों रिटार्ड करने वाला है आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ऑफ ई तो वो बिल्कुल कांस्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्यू इंटू ई, ना तो चार्ज चेंज हो रहा है ना ई चेंज हो रहा है। अब इसके बाद वेलोसिटी वेक्टर जो है वो अपनी मैग्नीट्यूड को कम करेगा, मैग्नीट्यूड को कम करने के कारण ये रिटार्ड होगा, और रिटार्ड होते 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 ये लास्ट में जाके अपनी वेलोसिटी को जीरो कर लेगा। देखो वेलोसिटी को जीरो कर लिया, जैसा ये पहला केस था, वेलोसिटी जीरो कर लिया। तो अगर आप अच्छे से स्टडी करें ना, तो ये जो पीक पॉइंट से पहले एस्केलेरेशन का केस था, पीक पॉइंट के बाद रिटार्डेशन का केस था, ये रेस्ट का कंडीशन है। पीक पॉइंट से जस्ट पहले एफ ऑफ ई जो था वो एफ ऑफ एम से बड़ा था, पीक पॉइंट के जस्ट बाद जो है वो एफ ऑफ एम जो है वो एफ ऑफ ई से बड़ा है, और यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई। और जैसे ये कंडीशन फिर से लीड होती है, देखो यहाँ भी अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से होगा, ये देखो इस तरीके से ही होगा। आप चाहें देख भी सकते हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, तो आपने इस डायरेक्शन पे रखा, तो ये आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन पे आपका फोर्स लग रहा है। तो वर्चुअली स्पीकिंग वापस यहां से फिर कहानी बनेगी, फिर कहानी बनेगी, और ये कंडीशन लगातार चलता जाएगा, चलता जाएगा। आगे बात समझ में एग्जैक्टली समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? दिस कंडीशन वुड बी कंटिन्यूअसली प्रिवेल्ड। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर आप इसका एक रेफरेंस लेते हैं तो ये है एस्केलरेशन का केस, एस्केलरेशन का केस। एस्केलेरेशन का मतलब चार्ज यहां से धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाना चालू करेगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाना चालू करेगा। मान लो अगर यहां से 1 मीटर दूरी चलने में अगर वो 1 सेकंड लिया, तो अब थोड़ा वो कम टाइम पे पहुंचेगा, उसके बाद अपनी स्पीड घटाएगा 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 घटाएगा, रेस्ट पे पहुंचेगा, है ना? ये इस तरीके का मूवमेंट होगा। तो एनिमेशन के फॉर्म में अगर बोलोगे तो मैं इसको दिखा दूंगा, मेरे को थोड़ा सा मैटलैब में प्रोग्राम करना पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत पहले किया हुआ है तो डेफिनेटली कर सकते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा ये कंडीशन बनने वाला है। अगर आपको एग्जैक्टली ये पता करना है कि कितने समय में जाके रिपीट करेगा, कितने डिस्टेंस पे जाके रिपीट करेगा, तो कई चीजों पे डिपेंडेंट होगा, बट ठीक है, ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न नहीं, और ध्यान रखना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस। आगे बात समझ में, एक चीज और भी बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं आएगा। रीजन भी देख लो, क्योंकि आपका वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर आप देखें यार, आपने पहले देखा होगा वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री अपार्ट हैं, तो काइनेटिक एनर्जी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आएगा। कई चीजें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि ये अभी आप लोगों का एरिया ऑफ कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन था, एक अगला क्वेश्चन था, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का था। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स जो है ना वो वेक्टर को अपनी जगह से रोटेट और कंप्रेस से स्क्वीज करने के काम आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, आप लोगों को चीजें समझ में आएगी। मान लिया मेरे पास एक वेक्टर है ए एक्स कैप प्लस ऑफ ए वाई कैप, मैग्नीट्यूड देखूं तो √2 है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है सर, ठीक है। आप इसको चाहें तो एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हो गया 1 और 1। ठीक है, आपने एक 2x2 मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया। देखिए कहानी क्या हो जाती है, देखिए मान लिया किसी भी एक मैट्रिक्स हम 0 -1 1 0, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी है, देखो -1 और ये हो गया 1। तो पहले आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी थी वो कुछ इस तरीके से थी, एक्स वाई, है ना? एक्स के डायरेक्शन में प्रोजेक्शनल मैग्नीट्यूड 1 था, वाई के डायरेक्शन में प्रोजेक्शनल मैग्नीट्यूड 1 था, और ये था आपका एक्स कैप ए वाई कैप, ए वाई कैप। ठीक, एक्स कैप ए वाई कैप। यहां अगर आप देखें इसी चीज को, तो अब जो आपके पास नया वेक्टर क्वांटिटी आया है वो माइनस ऑफ एक्स कैप प्लस ऑफ ए वाई कैप। माइनस ऑफ एक्स कैप का क्या मतलब होता है, आप इधर की तरफ जाइए, देखो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब देखेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 135 डिग्री बना रहा है। तो इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। कभी भी किसी भी कॉलम मैट्रिक्स को किसी एक मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो एक नया रिजल्टेंट आता है, और जो होता है उसका शिफ्टेड एज वेल एज enlarged या squeezed फॉर्म ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। तो पहले वेक्टर से ही स्क्वीज हुआ या इनलार्ज हुआ, सेम है सर। हाँ, लेकिन अगर वैल्यूज वगैरह चेंज करते, -2 करते तो पहले से इनलार्ज हो जाता, -0.5 करते तो पहले से स्क्वीज हो जाता। तो ये दोनों को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो मैट्रिक्स आपको लिया गया है वो कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है आपको कि यहाँ ए ऑफ यू को वी बनाना है, ए ऑफ यू को वी बनाना है। यस, तो चलो एक चीज ध्यान दो, कुल मिला के आपको कुछ इस तरीके का मैट्रिक्स लाना है। वी विल बी हैविंग अ डेटा ओवर हियर। जो मैट्रिक्स U को V बनाए, U क्या है मेरे भाई, अगर तुम यहां से 0,0 से 4,3 अगर एक
वेक्टर एक्सटेंड करते हो तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 4ax कैप 3ay कैप, जिसको मैंने कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, और इसको तुमको 5 ऑफ 0 बनाना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ यू हैव टू फीड द डेटा ओवर हियर, यू हैव टू फीड द डेटा ओवर हियर, यस और नो। तो डेटा फीड करने के लिए आप लोगों को करना क्या था, पहले तो ये ध्यान दो, नीचे अगर 0 चाहिए तो इसका मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, घटना भी चाहिए। तो ये तो नीचे में जहां भी प्लस है ना उसको तो डिस्कार्ड करो, ये हो गया। यहां 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो 4 जो है वो 3 से, मतलब कि यहाँ क्या आना चाहिए, 3 और यहाँ 4 आना चाहिए। देखो 3 और 4 आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है, 3 और 4 आ रहा है ना। लेकिन इसको तो मैंने ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया, तो ये और ये इनमें से कोई सा एक आंसर हो सकता था, ठीक। तो अभी भी मैं ए बी और डी के पीछे पढ़ूंगा, लेकिन अब ध्यान देना यहां मुझे 0 नहीं करना। 0 नहीं करना तो क्या करना है सर, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन मेरे ऐड करने के बाद 5 होना चाहिए। तो देखो कैसे करूंगा, तो अब यहां निगेटिव तो नहीं हो सकता। देखो 4 4 जा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया तो कितना होगा 5, और 5 को 5 से डिवाइड कर दिए तो ये 1 आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता था। इसको अगर ट्राई कर सकते हैं, देखो क्या है, 4 4 जा 16, सिमिलरली 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 25, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी है, ये 5। सो मे नो व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोस्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो इसका मतलब अगर आपको इस वेक्टर को इस वेक्टर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है जिसमें रोटेशन भी इन्वॉल्व है, और पहले से इनलार्ज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, देखो पहले से इनलार्ज नहीं हुआ है, केवल टिल्ट हुआ है। देखो अगर इसका भी मैग्नीट्यूड देखोगे तो होगा 16 प्लस ऑफ 9 दैट इज बिन 5, और इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस, क्लियर है? ये कार्डियोइड का क्वेश्चन था, है ना। द क्लोज कर्व इज सोन इन फिगर, डिस्क्राइब r is equals to 1 plus cos theta where r is equals to root over of x square y square, x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, the magnitude of the line integration of the vector। तो ये मैग्नीट्यूड पूछा है, तो यहाँ भी पोलैरिटी वगैरह मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। देखिए अगर आपके पास f वेक्टर केवल ax कैप ay कैप के डायरेक्शन पे है और उनके कंपोनेंट केवल xy के फंक्शन है, और जिस प्लेन पे आप क्लोज कंटूर इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो अगर वो एक्स वाई प्लेन है, तो गो अहेड विद द ग्रीन्स थ्योरम। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएल परफॉर्म करने की कोशिश की, और जिससे हो ये जाना है, ये कुछ इस तरीके का होगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये वैल्यू आएगी f1 की जगह में, ये वैल्यू आएगी f2 की जगह में, यस नो। f1 माइनस ऑफ y निकल चुका है, माइनस ऑफ y, हाँ माइनस ऑफ वाई था भाई, ये माइनस चेंज कर लेना ये। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, g का x के रिस्पेक्ट में, f का y के रिस्पेक्ट में। बाद में ग्रीन्स थ्योरम लगा रहा हूं, ग्रीन्स थ्योरम से ये वैल्यू समझ में आ गई भाई कि अगर तुम 1 माइनस ऑफ -1 परफॉर्म करते हो तो 2 बाहर आएगा। तो मैं ये बोलूं कि केवल उस दिल का एरिया निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यू गेट द आंसर। दिल का एरिया निकालने का एक सिंपल सा तरीका था, या तो आप पोलर फॉर्म यूज कर लो, और या फिर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर लो। होता क्या है, रो डी फाई, तो यहां मैंने आर डी थीटा लिख दिया है, और लिमिट्स भी लिख लिए हैं। देखो पूरा का पूरा थीटा 0 से 2 पाई तक जा रहा है, और सिमिलरली अगर आप बात करें आर की, तो ये आर की वैल्यू भी दी हुई है। देखो आर कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब ये डेटा इंक्लूड करोगे, सो एंड ऑफ द डे द रिजल्ट व्हिच वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग, इट इज बीन 3 पाई, मैं आप सब लोगों को बोलूंगा भाई, मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक में बता दिया, बट गेट में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना वाज अटरली डिफिकल्ट, है ना। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दूं, बट ये जरूर मान के चलना भाई, ये क्वेश्चन जो है वो गेट में लगभग लोगों से नहीं बने होंगे, कई क्वेश्चन नहीं बने होंगे, तो कोई वरी मत करो, यस। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि इनका आंसर क्या था भाई। एक मिनट रुक जाओ, तो इसका एक आंसर नहीं बता पाया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये हाँ, इसका आंसर बी और सी है ना, बी और सी, सी, ठीक। ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज विल बी इन सर्किल, नहीं हो सकता सर्किल, द चार्ज विल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, हाँ जेड के डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रहा है, लेकिन इफेक्टिवली प्रोग्रेस जो है वो वाई के डायरेक्शन में ही कर रहा है। द चार्ज विल ऑलवेज मूव इन द वाई जेड प्लेन,
भाई चार्ज हमेशा और हमेशा वाईजेड प्लेन पे ही मूव करेगा, एक्स के डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो मूव किस हिसाब से करेगा? द चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। नहीं भाई, ये जेड के डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से तब मूव करता जब यहाँ केवल केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट भी होती ना, तो वहां फोर्स कांस्टेंट होता, फोर्स के कारण ये तब भी एक्सिलरेटेड होता है ना। चलो तो फिर तो यार, उड़ान बैच और बुनियाद बैच दोनों हमारे बैच जो हैं एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से आप लोगों को हेल्प करने के लिए चालू हो गए हैं। तो भाई आंख बंद करके ज्वाइन कर लो इफ यू रियली वांट्स टू एक्सेल योरसेल्फ। टारगेटेड एग्जाम जो है वो गेट IRMS EAC CAC है। गोल नेम जो है वो गेट EAC है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक, ऑल ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आर गोइंग टू कम टुगेदर टू टीच यू गाइस। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही मिलेगा। ठीक, तो ये प्राइसिंग शायद आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा, अब दिख रहा होगा, देखिए। अब दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान देंगे। ये हमारा 2+ और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइसिंग है। प्राइस हाइक हो गया है, ध्यान देना, होने वाला है, यहाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो भैया। ठीक, थोड़ा सा ध्यान रखो कि अगर आप लोगों को एक्चुअली में ऑन बोर्ड होना है तो गो अहेड विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट। तो ये प्राइसिंग आप लोगों के क्लियरली विजिबल है ओवर द डिजिटल बोर्ड, ये देखें। ध्यान देना, हमारा ऑफलाइन कोर्स भी स्टार्ट हो गया, दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है। सर ने इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट भी किया है। ऑल ऑफ द टॉप एजुकेटर्स कम्स टुगेदर, 100% सिलेबस इन टाइम कंप्लीशन गारंटीड, अनलिमिटेड एक्सेस टू लाइव रिकॉर्डेड क्लास, साथ में ना रिवाइज थ्योरी बुक्स फॉर द स्पेशली क्यूरेटेड प्रैक्टिस वर्कबुक। सो ऑल ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच यू हैव बीन गेटिंग टुगेदर इन अ सिंगल प्लेस, सिंगल प्लेस, ये। ठीक, डिस्काउंट का आप एक पूरा का पूरा चार्ट देख लेना, एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। यस, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।